शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, अगर अभी जो बीजेपी ने चौंकाने वाला जो फैसला लिया है इसको देखा जाए तो मालवा को साधा है, विंध्य को साधा है इस फैसले से, और सबसे बड़ी बात इस फैसले की यह है कि संघ की चली है। हाँ, देखिए, बिल्कुल अगर हम फैक्ट की भी बात करें तो हम एक और रोचक फैक्ट भी आपको बताते हैं कि हमेशा जो पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, हमेशा नई लीडरशिप को बढ़ावा देते हैं। अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो जिन राज्यों में भी सीएम बनाए गए उनकी उम्र का अगर आकलन किया जाए तो हमेशा ये आता है कि 60 वर्ष से कम के नेता को ही, विधायक को ही सीएम बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्ट है कि संघ हो या बीजेपी, क्योंकि ये मोहन यादव संघ के ही कार्यकर्ता रहे हैं, तो एक उस लीडरशिप पे पार्टी विश्वास करती है जो लंबे समय तक चले। तो कहीं ना कहीं एक उस तरह का फैसला है। हम ये बार बार कहते भी आ रहे थे कि चौंकाने वाला नाम इसलिए भी आ सकता है क्योंकि ये बार बार देखने में आया। आप छत्तीसगढ़ के सीएम की उम्र भी देखेंगे तो 59 साल है, मोहन यादव की उम्र 58 साल है। तो भाजपा एक उम्र को लेकर एक क्राइटेरिया बना चुकी है और ये झलक इस नाम में देखने को मिली है। अब बात की जाए मालवा और विंध्य की, तो निश्चित ही मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा बीजेपी को सीट मिली है, 48 सीट जीतना, जो कि बहुत ही बड़ी स्थिति है। पिछले चुनाव में केवल 33 सीट वहां से मालवा निमाड़ से मिली थी और भाजपा सत्ता से बाहर हो चुकी थी 2018 में। लेकिन इस बार मालवा वालों ने जमकर प्यार बीजेपी को दिया और उसी का असर है कि मालवा को सीएम भी मिला और डिप्टी सीएम भी मिल गया। मतलब एक सीएम और डिप्टी सीएम। और विंध्य को इसलिए साधा है, विंध्य में 30 सीट आती है, जिसमें से पिछले चुनाव में बीजेपी ने 24 सीट जीती थी, इस बार 25 सीट जीती है। और राजेंद्र शुक्ला पूरे 5 साल तक मंत्री भी नहीं थे पिछले चुनाव आखिरी समय में, लेकिन 1 महीने पहले उन्हें अचानक से विंध्य को साधने के लिए मंत्री बनाया गया था। तो वहां पर सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली, इतने बड़े गढ़ को भी साधा गया। और देखा जाए तो ओबीसी, जनरल और एससी तीनों, या तो सोशल इंजीनियरिंग भी हो गई। मालवा और विंध्य जिन्होंने बम्पर प्यार दिया, जिस जनता ने, वहीं से प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो भाजपा नेतृत्व की एक बड़ी सोच है और कहीं ना कहीं इस बात को सोचकर ही पार्टी ने फैसला लिया है कि भविष्य की नई लीडरशिप को भी तैयार किया जाए। तो ये सारे समीकरण आप देखेंगे तो भाजपा ने एक एक चीज को बड़ा समीकरण बाप कर और उसके बाद ही फैसला लिया है। जी बिल्कुल, उसके बाद फैसला लिया है। और आशीष वाकई में दिलचस्प है। और बीजेपी जिस तरीके से काम करती, इसी को कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर काम करना, अगली पीढ़ी को तैयार करना। अगली पीढ़ी तैयार की जा रही है इसी के साथ, और जमीन पर काम करके अभी क्या माहौल है, किसको कमान सौंपी जाए, आगे के परिणाम क्या होंगे, इसी को लेकर पूरा काम किया गया। और ये नजर भी आ रहा है, चाहे वो जगदीश देवड़ा का नाम हो, चाहे वो दूसरे डिप्टी सीएम का राजेंद्र शुक्ल का नाम हो, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री का नाम क्यों ना हो। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये तीनों ही नाम चौंकाने वाले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टाइल है। और लगातार अपने दर्शकों को अपडेट भी हम दे रहे हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। वासु के पास भी चलेंगे अपडेट लेने के लिए, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो ये कि राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वहां से मोहन यादव निकल चुके हैं और आगे की जो औपचारिकताएं वो क्या कुछ रह सकती हैं। मंत्रिमंडल के गठन का जिक्र वासु हम कर रहे थे, मंत्रिमंडल के गठन का जिक्र अभी पार्टी नेतृत्व है विचार विमर्श करने के बाद होगा। हालांकि औपचारिक तौर पर यह एक एकाधिकार होता है मुख्यमंत्री का कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसे क्या पद देता है, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें, जो लगातार मध्य प्रदेश को सर्व कर रहे थे और संगठन और सीएम के बीच और संगठन और केंद्र के बीच एक सेतु की स्थापना लगातार करने की कोशिश की, समन्वय बनाकर ही काम किया जाता है। और मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश बीजेपी में और मध्य प्रदेश की सत्ता में जो नया दौर आज से एक शुरू हो रहा है, जब मोहन यादव आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश राज्य की कमान संभालेंगे, तो उनके लिए भी प्राथमिकता यही होगी कि संगठन और सत्ता को साथ में लेकर चले और समन्वय बनाकर चलें। तो जो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चेहरे, उनमें निश्चित तौर पर संगठन की भी बराबर भागीदारी होगी, संगठन से भी लगातार राय मशवरा किया जाएगा। और बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव जिन लोगों को चाहेंगे कि ये मेरे साथ आए, काम करें, तो उनकी सलाह को भी सुना जाएगा। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन से चेहरे, क्या जो अभी मंत्रिमंडल में लोग शामिल थे और वो चुनाव भी जीते हैं, उन्हें बरकरार रखा जाएगा मंत्रिमंडल में, या फिर उनकी जगह नए चेहरे जो हैं वो रिप्लेस होंगे। बड़े नाम, कद्दावर जो नाम है, उन्हें क्या जिम्मेदारी
जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में दी जाएगी, क्योंकि अगर प्रहलाद पटेल की आप बात करें तो वो तो केंद्र में भी मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें बड़े तो नाम, यही सवाल यही है वासु, तो ये हाई प्रोफाइल नेता है। और उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, ये फैसला लेने के बाद जो बड़े बड़े दिग्गज नाम जो रेस में थे कि सीएम फेज ये हो सकते हैं, उनको भी एक प्रकार से मैसेज है क्या कि 2024 में अब आपको जुटना है, जमीन पर उतरकर काम करना है? जिम्मेदारियों की बात तो चेहरे बड़े हैं, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी या फिर उनको संगठन में रहकर अब काम करना होगा? यह मैसेज है साफ। देखिए, भाजपा ने जब कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा था और ये जब जीत कर आए तो ये नेता खुद कह रहे थे कि हमें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अगर हम सबके बयान सुने तो लग रहा था कि हो सकता है प्रहलाद पटेल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, नरेंद्र सिंह तोमर को मिले, हालांकि उन्हें स्पीकर बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय तो कहते भी रहे थे कि मुझे पार्टी ने इस जगह चुनाव लड़ाने भेजा तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन पार्टी ने जीत के बाद सारे जितने भी समीकरण आकलन थे उन सबसे परे फैसला लिया। अब दिलचस्प यही होगा कि क्या इनको कैबिनेट में जगह मिलती है, मोहन यादव की जो नई कैबिनेट मिलेगी उसमें किस तरह जगह मिलेगी, क्योंकि अगर गुजरात पैटर्न की बात करें तो भाजपा ने वहां बड़ा चौंकाया था और सारे मंत्री बदल डाले थे। जितने पुराने मंत्री थे किसी को मौका नहीं दिया था और सारे नए चेहरे थे। अगर यूपी पैटर्न की बात करें तो वहां एक नया पैटर्न काम करता है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है पुनीत अब आगे मध्य प्रदेश पैटर्न की भी चर्चा होगी, जैसा कि कह रहे हैं शैलेंद्र, इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी एक नया पैटर्न क्रिएट होगा। और चूंकि जिस तरह से ये 3 नाम चौंकाने वाले सामने आए हैं, उन नामों में से एक नाम है जगदीश देवड़ा का, और वहां पर मौजूद है नरेंद्र, हमारे सहयोगी। नरेंद्र, परिवार के लोगों से क्या अभी तक इस घोषणा के बाद जगदीश देवड़ा की किसी से बात हुई है? उनसे पूछते हैं, उनके भाई से। जगदीश देवड़ा जी डिप्टी सीएम बन गए, क्या अभी आपकी देवड़ा जी से बात हुई है? आज तो नहीं हुई है, कल हुई थी। हाँ। तो उनने मतलब ये आसार जरूर दिए थे कि शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, और वास्तव में उनको शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिला। इसके लिए हम मोदी जी के और शीर्ष नेतृत्व के बहुत बहुत आभारी है ये परिवार। आज चूंकि उनके बड़े भाई है, तो जब पहली बार उनसे बात होगी तो क्या आप उनको कहेंगे कि जो आप आशीर्वाद के रूप में क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि आपको जो भी नेतृत्व या जो भी जवाबदारियां सौंपी है उसको पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से पूर्ण करें, और इस देश और प्रदेश के लिए विकास और उन्नति के लिए और हर गरीब वर्ग की सुविधा के लिए पूरा भरसक प्रयास करें और उन तक पूरी सुविधाएं पहुंचाएं। आम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये जगदीश देवड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र में करते आए हैं। और मंदसौर जिले की अगर बात करी जाए तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कार्य उन्होंने कहे, चाहे चंबल से पानी लाने की बात हो, चाहे गांव-गांव में सड़कें पहुंचाने का काम हो, और ये घर वाले उनकी काबिलियत जानते हैं, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर वो डिप्टी सीएम बने हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है। और ये जब पहली बार उनकी बात होगी जगदीश देवड़ा जी से, तो ये उनसे कहेंगे भी सही कि अपनी जिम्मेदारी पर वे खरा जरूर उतरे, खरा जरूर उतरे। वैसे जगदीश देवड़ा जो हैं बहुत शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं, और बहुत शांत स्वभाव वाले नेता हैं, कम बोलते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन वक्त आता है तो अखाड़े में तलवारबाजी करना भी उनसे कोई सीखे, ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि सरकार कब बनेगी, इसका जवाब शैलेंद्र से जानते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ तारीख तय हो रही है कि कब शपथ ग्रहण होगा? देखिए, बिल्कुल आने वाले 3 दिन में यहाँ पर शपथ ग्रहण हो जाएगा। हमें जो सूचना मिली है 14 दिसंबर को यहाँ पर मध्य प्रदेश भोपाल में जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, और लगभग उसको लेकर कुछ पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा हुई है, और अभी इन्हें ऊपर केंद्र से मंजूरी लेना होगी कि भी 13 तारीख को जो छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह, उस दिन पीएम मोदी रहेंगे। यहाँ भी भाजपा वर्ष 2024 की तैयारी के हिसाब से एक बड़ा मेगा इवेंट करेगी। पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में।
इस तरह की तैयारी है। पीएमओ से अभी मंजूरी आना बाकी है, तो ये माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल के जम्बूरी मैदान में शपथ होगी और ये शपथ उसी तरह होगी जैसे कि वर्ष 2003 में जब उमा भारती सीएम बनी थी, या 2008 में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान, या 2013 में। हमेशा जम्बूरी मैदान में ही यहाँ पर शपथ होती है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आते हैं। केवल 6 महीने बचे, तो निश्चित ही यहाँ पर एक बड़ा इवेंट की तरह बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें मध्य प्रदेश के भाजपा के बड़े कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास लौटेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ये सी ऑफ करने के लिए पुनीत मुझे लग रहा है एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। ये जो पर्यवेक्षक आए थे उनको सी ऑफ किया लकड़ा जी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि महासचिव हैं और भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बतौर पर्यवेक्षक उन्होंने निभाई। और मनोहर लाल भी यहाँ पर पहुंचे थे पुनीत। अभी जो एक बड़ी जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई थी, जिसमें के लक्ष्मण और ये लाकड़ा जी और मनोहर लाल, ये 3 पर्यवेक्षक बनाए गए थे। उन्हें सी ऑफ करने के लिए मोहन यादव और वी डी शर्मा बिल्कुल अपना काम करने के लिए आए थे और काम बखूबी अंजाम दे दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से सर्वसम्मति से फैसला हो गया। हालांकि हमने देखा इसके पहले कि जब चर्चा चल रही थी अंदर विधायक दल की और तमाम पर्यवेक्षक मौजूद थे, तो बाहर अपने अपने नेताओं के लिए कार्यकर्ता जो हैं वो हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे हुए थे। लेकिन देखिए, यही खूबी, यही खासियत जो है ये बीजेपी की कहलाती है कि जो फैसला होता है, फैसले के बाद सब एक साथ उस फैसले के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इसी को तो अनुशासन कहा जाता है और इसीलिए अनुशासन का जब दूसरा नाम लिया जाए तो वो बीजेपी कहा जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी में यह भी कहा जाता है कि छोटा सा कार्यकर्ता जो है उसको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और देखिए, ये हम देख भी रहे हैं कि 3 बार के विधायक हैं और उनको एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। जाहिर सी बात है कि ये संघ की पसंद के तौर पर उनको माना जा रहा है मोहन यादव को, और ओबीसी चेहरा भी है, तो सारी चीजें जो है, सोशल इंजीनियरिंग जो है उसको भी पूरे तरीके से सेट कर लिया गया है। ब्राह्मणों को भी एक प्रकार से खुश कर लिया गया। विंध्य से चेहरा लाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया राजेंद्र शुक्ल। उनकी एक तस्वीर अभी जब हम जगदीश देवड़ा की बात कर रहे थे कि वो तलवारबाजी करते हुए नजर आते हैं, तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले की तस्वीर राजेंद्र शुक्ल की, वो भी यहां पर स्टंट करते हुए नजर आए थे, आपको याद होगा। और चुनाव के पहले ही उनको कैबिनेट में फिर से शामिल किया गया था। हालांकि इसके पहले वो ऊर्जा मंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इस वक्त फोटो सेशन चल रहा है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो जिक्र अभी पुनीत कर रहे थे उस चर्चा पर भी हम बातचीत करेंगे, वो चर्चा भी चलती रहेगी। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नए मुख्यमंत्री यहां पर जो अभी चुने गए हैं, हालांकि औपचारिकताएं शपथ ग्रहण की पुनीत अभी होना बाकी है। 14 तारीख अभी प्रस्तावित बताया जा रहा है, 14 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को देते चलें कि 14 दिसंबर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक जम्बूरी मैदान पर यहां शपथ ग्रहण हो सकता है। यह वही जम्बूरी मैदान जिसका जिक्र अभी शैलेंद्र हमारे सहयोगी कर रहे थे, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण की, और अब हो सकता है कि यहां पर मोहन यादव भी यहां मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चले। नए मुख्यमंत्री के चयन होने के बाद, फैसला होने के बाद पुनीत अब लगातार वहां पर देखिए जो काम शुरू हुए थे उन्हें समाप्त करते हुए पर्यवेक्षक आए थे, उन्हें अब सी ऑफ कर दिया गया। बाकायदा एयरपोर्ट तक, चार्टर्ड प्लेन तक सभी को सी ऑफ करके मोहन यादव और वी डी शर्मा लौट रहे। और कारखेड अब बढ़ गया है, 2 गाड़ियां नहीं चलेंगी, मंत्री जी नहीं है, अब मुख्यमंत्री हैं, तो कारखेड अब बहुत लंबा हो गया। सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान जो है, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा देखते हैं, उनको कमान सौंप दी गई है। तो ये राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम, और एक बड़ा फैसला यह हुआ कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा स्पीकर बनाए जाएंगे। उनको भी एक अहम जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को यहां पर दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला क्या हुआ? सबसे बड़ा फैसला हुआ है मोहन यादव के चेहरे के तौर पर मोहन राज आ गया। बीजेपी ने चौंका दिया। हालांकि हमको मालूम है, हमने खबरें भी दिखाई थी कि सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। कहीं ये कहा जा रहा था कि प्रहलाद पटेल के समर्थन में हो रहा है, तो कहीं शिवराज सिंह चौहान के समर्थन के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम लोग, पूरा का पूरा ये बताया जा रहा है कि एक क्षेत्र जो है वहां पर बैतूल के आसपास, खबर आई थी आशीष की, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ और अखंड हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। जी, बजरंग बली का ही आशीर्वाद कह सकते हैं इसे। और जो फैसला लिया गया है और बजरंग बली का
आपने जिक्र किया, हनुमान चालीसा का पाठ का जिक्र किया, तो मुझे याद आ रहा है वो उस वक्त जब चुनाव के प्रचार की शुरुआत हुई थी, बजरंग बली की एंट्री हुई थी वहां पर। लेकिन बजरंग बली है जिस तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ पर एक पताका के ध्वजा के रूप में थे, और कुछ उसी तरह का रूप धारण वो इस वक्त किए हुए हैं। वो कहां है अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वासु हमारे सहयोगी मुझे जरूर दिखाई दे रहे हैं। वासु के पास चलेंगे। वासु, क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार अब जो सियासी सरगर्मी है वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप बात करें तो कांग्रेस भी अब लगातार इस पूरे सियासी समीकरण पर नजर बनाए हुए थी, और कांग्रेस के सामने आने वाले समय में चुनौती होगी कि जो नई सरकार का गठन है उसे किस तरीके से घेरा जाए, कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि लोकसभा की तैयारी करना दोनों ही दलों के लिए अब काफी अहम हो जाता है। मोहन यादव का नाम मालवा निमाड़, सबसे ज्यादा सीटें वहां पर बीजेपी जीत कर आई और वहां से प्रोजेक्ट करने का काम किया है। और इसके अलावा अब बड़ा सवाल ये भी है कि जो अब तक मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान, वो आगे क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? क्या शिवराज को अब केंद्र में भेजा जाएगा, संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने के बाद क्या वो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री के तौर पर काम करेंगे? ये तमाम जो बड़े सवाल है वो अब कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सब कुछ जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प आने वाले समय में होने वाला है। इसलिए ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के जो लोग हैं, जो जनता है और जो पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग हैं, वो इन तमाम बातों का आकलन करने में जुट गए। जी बिल्कुल। और महादेव के अवतारी कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज, और महादेव की कृपा हुई है, स्वयं महाकाल की कृपा हुई है, और इसीलिए मामला थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। और बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं मोहन यादव, उनको यह कमान सौंपी गई है। चलते हैं एक बार फिर से शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, आप तो बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, और वहां पर अभी भी हम सुन रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। अब वहां पर क्या कुछ चल रहा है, वहां का क्या घटनाक्रम है, आगे क्या वहां से कुछ अपडेट, या नेता फिर से लौटेंगे वहां पर? हाँ, देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कुछ देर में कुछ प्रमुख नेता वापस आ सकते हैं। खासकर ऐसा लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या नए सीएम मोहन यादव भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब वो लोग रवाना हुए थे तो राजभवन गए थे। इसके बाद ये सभी नेता अलग अलग जगह, जहाँ अभी तक जो हरियाणा के जो सीएम आए थे उन सबको सी ऑफ भी कर चुके, तो निश्चित एक बार संभावना है कि कुछ नेता यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कौन कौन यहाँ आएंगे, लेकिन अभी कार्यकर्ता जोश में अभी भी है। पीछे अगर आप देखेंगे तो अभी भी काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और सब चौंके हुए हैं कि पार्टी ने अचानक से एक नया नाम सामने ला दिया। तो सभी संगठन के जो कार्यकर्ता वो भी उत्साह में भी हैं, और ये लगता है उन्हें कि एक आम कार्यकर्ता को भी भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कहीं से भी लाकर कितने भी बड़े पद पर बैठा देती है। जब शिवराज सिंह चौहान सीएम बने थे तब भी यही हुआ था कि बिल्कुल जमीनी एक कार्यकर्ता को, एक नेता को, सांसद थे उन्हें सीधे प्रदेश अध्यक्ष बना और सीएम बना दिया। वैसे ही मोहन यादव के साथ हुआ है। मोहन यादव लगातार कई अच्छे उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, सक्रिय रहे, पर कभी और उनके पुराने कार्यकर्ता रहे, उनका नाम हमेशा कहीं ना कहीं अच्छा चलता रहा कि अच्छे नेता है, लेकिन सीएम के पद के रूप में एकदम से पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा मौका देकर जरूर चौंकाया है। बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि ये जो अभी फैसला हुआ, इस फैसले की अभी चर्चा चल रही है, मीडिया भी चर्चा इसकी कर रही है, नेता भी पुनीत इसकी चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपने पुनीत एक पॉइंट आउट किया था कारकेड जो है, उसका मैं जरूर अपने दर्शकों से भी उसके बारे में बात करूंगा। हमारे साथ लगातार वासु मौजूद है। वासु ने सबसे पहले इस बात को पॉइंट आउट किया था। वासु, जो जब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे जिन गाड़ियों से वहां पर, उसके बाद जो कारकेड बदला है, VIP 1 का वहां पर टैग लगा हुआ था, और अब कारकेड भी बदल गया। औपचारिकताएं जो है वो आगे होती रहेंगी, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया गया मोहन यादव को। अब बिल्कुल देखिए, स्वीकार करना होगा, और ये जरूर देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने लोकप्रियता की तमाम जो हम कह सकते हैं कि सीमाएं होती हैं उन तक पहुंचने का उन्होंने काम किया था, और जन जन के लाडले नेता के तौर पर मध्य प्रदेश में उनकी छवि बनी। यही वजह रही कि बीजेपी को उसको फायदा मिला था, और लगातार मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हो रही थी। लेकिन अब मोहन यादव, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में, लोकसभा का उनके सामने चुनाव, और बीजेपी की उसी लोकप्रियता को, पीएम मोदी के भरोसे पर खरा उतरना, JP नड्डा, अमित शाह के भरोसे पर
खरा उतरना, और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश की करीब 9 करोड़ जनता के भरोसे पर खरा उन्हें उतरना होगा, क्योंकि 230 विधानसभा वाली मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है वहां से उन्हें 166 सीटों का समर्थन मिला, और 163 माफ कीजिएगा जो विधायक है बीजेपी के, उन्होंने उन्हें अपना नेता चुना है, और वो नेता चुनकर अब सदन से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जनता के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, और ये चैलेंज जरूर किसी भी नई सरकार के सामने या नए नेता के सामने जो बतौर मुख्यमंत्री काम करता है उसके सामने ये सारी चीजें रहती हैं। और मोहन यादव जश्न जरूर अभी मना रहे होंगे, लेकिन ये सारी बातें भी उनके जो जहन में वो लगातार चल रही होगी। हालांकि ये एक बड़ी बात है कि बीजेपी का संगठन जो है वो सत्ता के साथ पूरी ताकत से काम करता है, और इसी बीजेपी की जो ताकत भी कहा जाता है और सफलता के पीछे की बड़ी वजह भी कहा जाता है। तो जो चौंकाने वाला फैसला बीजेपी ने लिया है, अब उस फैसले को सार्थक साबित करना मोहन यादव की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, मोहन यादव की जिम्मेदारी। और एक चीज और कि छत्तीसगढ़ का फैसला हमने कल देखा आशीष, और छत्तीसगढ़ में भी यह कहा गया कि विष्णुदेव साय जिनको कमान सौंपी गई है उनका भी बैकग्राउंड जो है वो संघ का ही माना जाता है, कि संघ के करीबी रहे, संघ के लिए वो काम करते रहे हैं। और आज जो फैसले हुए हैं, और तीनों फैसले जो हुए हैं, केवल विधानसभा अध्यक्ष के पद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर वहां पर भी ये माना जा रहा है कि संघ की ही चली है। तो क्या हम ये देखें कि 2024 आने वाला जो है, जिसकी तैयारी बीजेपी पूरे जी जान से कर रही है, क्या उसमें भी संघ का ही खेल चलेगा, संघ की ही जमावट पूरी देखने को मिलेगी? क्या मान सकते हैं क्या आशीष? बिल्कुल, और फील्डिंग जो है अभी तक बासु और शैलेंद्र से भी जो हम बात कर रहे थे वो इसी तरह से सेट की गई है। संघ का ही नेता यहां पर अब तक नजर आया, और संघ का पूरा वहां पर जो रणनीति है उसका असर दिखाई दिया है। शैलेंद्र, चूंकि संघी रहे हैं मोहन यादव, और लंबे समय तक वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे, संघ के साथ भी जुड़े रहे, और एक साफ छवि, साथ साथ ही ये जो फैक्टर है जिसका पुनीत जिक्र कर रहे हैं कि संघ से होना एक बहुत बड़ा फैक्टर बना बतौर मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए उनका। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ही साफ है कि संघ पृष्ठभूमि होने के कारण ही मोहन यादव को इतना बड़ा मौका मिला है, क्योंकि हमेशा ये होता आया है। अभी कुछ राज्यों के हम जब भी सीएम देखते हैं तो कहीं ना कहीं संघ की पसंद सबसे अहम होती है। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है तो उसमें संघ की पसंद और संघ पृष्ठभूमि का होना, ये दोनों बड़े मायने रखता है। मोहन यादव भी संघ से जुड़े हैं, और हमेशा कई बार ये जिक्र भी होता रहा कि मोहन यादव को भविष्य में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो निश्चित ही, क्योंकि वो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, और काफी जन्म से ही जब वो छोटे बाल अवस्था में थे तब से ही संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, और लगातार संघ की शाखाओं से लेकर, तो उन्हें ये माना जाता है। मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश के पास कुछ अपडेट है इस वक्त। मिथिलेश कहां मौजूद हैं? बहुत सारे लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं, कहां मौजूद हैं आप? इस वक्त मैं उज्जैन में मोहन यादव जी के घर में मौजूद हूँ, यानी मध्य प्रदेश के जो नए सीएम हैं उनके घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीर में आपको उनकी जो पत्नी है और बेटी तस्वीर में नजर आएंगे, और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है इस वक्त? बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। बहुत खुशी का माहौल है पूरे परिवार में, पूरे उज्जैन में सब बहुत खुश है यहाँ पे। क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर? अब बस करेंगे भाई साहब, हम करेंगे। अभी तो खुशी मिली है, दीपावली की तैयारी चल रही है। एक दीपावली हमारी 17 अब रिजल्ट के दिन हुई थी, आज फिर हमारी दीपावली से बड़ा त्योहार बन गया है। महाकाल बाबा की कृपा से आज हमारे महाकाल बाबा ने इतना बड़ा दिया हमारे को, बाबा की कभी भोले बाबा के हम उनकी बेटी है, बेटी से बात करते हैं। मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, क्या बताइए, हमारी लाडली बेटी क्या कहेंगे अपने पिता को लेकर? लाडली लक्ष्मी पापा का डिसिप्लिन और परिश्रम रंग लाया है, और केंद्र का धन्यवाद इतनी बड़ी पापा को जिम्मेदारी देने के लिए। अब जिस तरह से पापा ने बचपन से घर की और समाज की और पूरे उज्जैन की हर जिम्मेदारी निभाई है, उस तरह से ये जिम्मेदारी जो इतनी बड़ी केंद्र ने पापा को दी है वो पूरे 100% अपना दे के और मध्य प्रदेश को और उज्जैन को नए परचम पर लेके जाएंगे। लगातार चुनाव में बिजी थे, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, बातचीत का क्या लग रहा है कि कब समय मिलेगा और क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो भगवान महाकाल बाबा ने उम्मीद जगाई है इतना अच्छा, तो मेहनत करेंगे।
और फल अच्छा दिया है। अच्छा, यहाँ जो लोग मौजूद इनसे बात करते हैं, बहुत खुशी है और खुद मझधार में होकर जो औरों का साहिल होता है, महाकाल बाबा भी जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। और आज सोमवार के दिन महाकाल बाबा ने आशीर्वाद वहाँ के ही पुत्र को दिया है, तो ये हम सभी के लिए, पूरे मालवा के लिए बहुत खुशी की बात है। जय श्री महाकाल, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि फैसला वाकई में चौंकाने वाला है। उनके परिवार में खुशी का माहौल हम देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। सभी सहयोगी लगातार बने रहें, बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो जाए। बहुत जल्द लौटते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ।